दोस्तों आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी ने यहाँ पे एक और सब्सिडीज कंपनी बनाई है। क्या है कंपनी का नाम और उसके पीछे वजह क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए, ऑर्डर पूरा करने के लिए कंपनी लगातार सब्सिडीज कंपनियाँ बना रही है और ऐसे में ये आरवीएनएल का फैसला आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी इसमें फिर से ला सकता है। अब इसकी पेयर कंपनियों से भी अगर आप तुलना करेंगे तो ये स्टॉक अभी भी बहुत नीचे है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कंपनी नवरत्न बन चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में इसको आज़ादी ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम IRFC की बात करें तो OFS की जो खबर है फिलहाल तो ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और वहाँ पे कुछ रुझान भी इस समय ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वॉल्यूम है उसमें भी कमी आ रही है और आप समझ सकते हो कि ये एक अच्छे शुभ संकेत ही है। आने वाले समय जो गिरावट थम चुकी है तो फिर एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बाजार ने लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी है। 65,222 के स्तर पे क्लोजिंग है और कल की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग है। आप ये देख सकते हो कि 0.0060% की तेज़ी है, यानी ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है। अब इसका असर थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिलेगा क्योंकि बाजार में तेज़ी नहीं थी तो आरवीएनएल में भी इतनी खास तेज़ी नहीं बनी, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। स्टॉक की शुरुआत 125 पर हुई, कल की क्लोजिंग 124 के आसपास थी। इंट्राडे में 124 का लो बना, जो हाई है वो 125 का। अंत में क्लोजिंग 124.55 पर रही, जहाँ पे 0.040% की तेज़ी देखने को मिली। तो मामूली सी तेज़ी बनी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 14 अगस्त को स्टॉक 125 के आसपास था, 0.7% की गिरावट हुई थी। 16 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 124.65 के आसपास आए, 0.5% यानी लगभग आधा % की गिरावट के साथ में। 17 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 124.85 के आसपास क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी। लेकिन 18 अगस्त की बात करें तो स्टॉक फिर से 122 के आसपास नीचे आ गया, 1.6% की बड़ी गिरावट के साथ में। और 21 अगस्त को स्टॉक फिर से 124 के आसपास आ गया, 1.3% की तेज़ी बनी और आज मामूली सी तेज़ी है। लेकिन एक तरह से देख सकते हो स्टॉक स्टेबल है और 124-25 के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। पिछले 2 साल में देख सकते हो इसका 342% का पर डे रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 300% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी आपका जो रिटर्न है वो दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, यानी बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। और सिर्फ 6 मंथ के रिटर्न की बात करें इसने पैसे डबल करके दिए, 100% रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है और अब नई तेज़ी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे जो आरवीएनएल ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक अपनी सब्सिडीज कंपनी बनाई है जो होली ओन सब्सिडरी है इनकी कंपनी, जिसका नाम है मस्कनी प्रदीप रोड विकास लिमिटेड। ये एक नई कंपनी बनाई गई है। तो नाम से पता चल रहा है कि जो रोड के जो हाईवेज़ के प्रोजेक्ट कंपनी करती है उससे संबंधित ये एक सब्सिडीज कंपनी है जो हाईवेज़ के प्रोजेक्ट करेगी। कंपनी लगातार रेलवे के लिए प्रोजेक्ट भी करती है और हाईवे के प्रोजेक्ट भी करती है, ब्रिज के निर्माण भी करती है। ऐसे में ये जो नई जो कंपनी बनाई इन्होंने मस्कनी प्रदीप रोड विकास लिमिटेड, यह सब्सिडीज कंपनी को जो हाईवेज़ के प्रोजेक्ट वगैरह काम अलग से दिया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इससे पहले इन्होंने वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए भी आप देखें तो अलग से सब्सिडीज कंपनी बनाई जो वंदे भारत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगी, योगदान देगी। तो इस तरह से अलग अलग काम के लिए कंपनी अपनी सब्सिडीज कंपनी बना रही है, जिससे वो सारे डिसीजन वो आराम से ले पाए और बिजनेस आराम से कर पाए। तो कंपनी अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग से कंपनियाँ बना रही है और ये काफ़ी शानदार फैसला और ये आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी ला सकता है आरवीएनएल के अंदर। अब यहाँ पे इसकी पेयर कंपनी की बात करें तो ये आपको सबसे कम प्राइस इसी की दिखाई देगी। यहाँ पे देख दो कि मैक्रोटेक डेवलपर्स जिसकी इस समय प्राइस 695 के आसपास है। रेल विकास निगम लिमिटेड आपको 124 के आसपास दिखाई देगा। एनसीसी की प्राइस की बात करें तो ये 151 के आसपास है। नेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो 4430 का शेयर है। पीएनसी इंफ्राटेक की बात करें तो 330 के आसपास स्टॉक की प्राइस है और महिंद्रा लाइफ की बात करें 528 की प्राइस है। KNR कंस्ट्रक्शन कंपनी की तो 270 के आसपास की प्राइस है। तो इस लिस्ट में देखें तो सबसे सस्ता आपको रेल विकास निगम लिमिटेड का ही शेयर दिखाई देगा, यानी इसके ऊपर जाने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आप इसमें दाव लगा सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसे OFS लाया गया उसके बाद में प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग कम हुई है। पहले 78.20% की होल्डिंग थी जिसको सरकार ने घटा के 72.84% के आसपास लाए, और इस होल्डिंग के बाद में देखें तो FI का जम के निवेश बढ़ा है। देख सकते हो कि FI का 1.75% की होल्डिंग थी जून में, जो जुलाई में 3.10% के आसपास पहुँच गए, यानी FI का भारी निवेश हुआ है RVNL के अंदर। अगर हम बात करें DI की तो उनकी भी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखा देगी। 5.75% की होल्डिंग थी जून में, जो जुलाई में 5.44% हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मामूली सी होल्डिंग DI की कम हुई है ज़रूर, और जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। देख सकते हो कि 14.30% की होल्डिंग थी जून में, जो जुलाई में 18.62% के आसपास पहुँच गए। तो इसके पीछे वजह OFS में लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी, उनको शेयर अलॉट हुए, और इसके अलावा प्रमोटर के कोटे से शेयर कम हुए, लेकिन FI ने जम के खरीदारी की है, और DI ने यहाँ पे देख अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाई है। यानी एक तरह से देखें तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया के हैं उन्होंने यहाँ पे इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया इस OFS के माध्यम से, लेकिन FI ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की, उनको भरोसा है रेल विकास निगम लिमिटेड पे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत स्कीम के तहत 1300 रेलवे स्टेशन नए रीडेवलप करने के लिए प्लान को मंजूरी दे दी है, और इसकी अनाउंसमेंट की है। इससे पहले 508 रेलवे स्टेशन की हमारे PM नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी थी। अब ये 1300 नए रेलवे स्टेशन है जिसको रीडेवलप किया जाएगा। और आप देख दो कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी 500 करोड़ का खर्च करके उसको बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहे, ऐसे में ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखें तो जो मध्य प्रदेश में नैरो गेज का जो ट्रैक है उसको भी ब्रॉड गेज में बदला जाएगा, और ये हेरिटेज ट्रैक है तो इसको बहुत सावधानी से उसमें बदलाव किया जाएगा, और इसके लिए कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के साथ में बातचीत चल रही है ताकि इसका गेज का कन्वर्जन किया जा सके। तो कुल मिला के देखते हो कि बहुत अच्छी खबरें निकल के आ रही है, जो इशारा करिए कि एक तेज़ी का शुरुआत होगी। अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख दो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने जा रहा है, और इसके लिए सरकार पहले PPP मॉडल पे इसको बनाना चाहती थी, प्राइवेट प्लेयर को भी साथ में इसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन वहाँ से कोई खास पॉजिटिव रुझान नहीं मिला। इस वजह से सरकार ने अपने फैसले को अब बदल दिया है, और सरकार EPC मॉडल के तहत इसको बनाया जाएगा। करीब 371 किलोमीटर का ये जो पूरा ट्रैक होगा ये इसको बनाया जाएगा, और इसके लिए सरकार ने अब देख सकते हो कि अपने स्तर पे ही इस पर मंजूरी दे दी है, और सरकार ही इस ट्रैक को बनाएगी EPC मॉडल के तहत यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से अब देखें तो अगर कोई प्राइवेट प्लेयर एंट्री नहीं करेंगे तो भी सरकार जो प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़ाएगी, और इसमें कोई कहीं कोताही बरतने वाले नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर भी बनेंगे, और आने वाले समय में आप देखें तो दूसरे और सारे ट्रैक भी पूरे निर्माण किए जाएंगे, और इसीलिए IRFC का रोल यहाँ पे आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो फाइनेंस है वो IRFC प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि ये जो होगा अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का कोई एंट्री नहीं होगी, PPP मॉडल के माध्यम से नहीं बनाया जाएगा। अब IRFC की बात करें तो आज क्लोजिंग 47.80 पर ही, जहाँ पे 0.10% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 14.20 का इसने हाई भी बनाया। इसके वॉल्यूम में आज काफ़ी कमी थी। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज लगभग आधा वॉल्यूम है, 4 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इस समय बड़े फंड हाउस वेट एंड वॉच कर रहे हैं, इसमें कोई भी फिलहाल नई एंट्री नहीं बन रही है। और देख सकते हो कुछ बड़ी डील हुई है जिसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है। तो सुबह देख सकते हो कि बाजार खुलते ही 9:24 पर 47.90 की प्राइस है, यहाँ पे 4,45,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:26 पर 48.10 की प्राइस से 6,08,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:57 पर 48 की प्राइस से 5,71,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:09 पर 48.15 की प्राइस से 3,30,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 1:47 पर 47.90 की प्राइस से 4,38,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:08 पर 47.80 की प्राइस से 4,69,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 2:17 पर 47.70 की प्राइस से 4,72,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:09 पर 47.85 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 3,28,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:17 पर बाजार क्लोजिंग के समय 47.95 की प्राइस से 10,93,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई, जो इशारा कर रही है कि तेज़ी अभी शुरू होगी, क्योंकि बड़े फंड हाउस अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। और वैसे भी OFS की खबर फिलहाल इस समय देखें
तो लग रहा है कि ठंडे बस्ते में जाते हुए दिखाई देगी। ये OFS आने में समय लग सकता है, ऐसे में इसकी प्राइस फिर से बढ़ेगी। डिप में खरीदारी आप कर सकते हैं, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।